Hello students, in this particular video we are going to talk about insertional inactivation, which is one of the very important topic for your board exams. Insertional inactivation के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत important topic है बोर्ड एग्जाम के लिए. Insertional inactivation को हम ब्लू वाइट स्क्रीनिंग भी कहते हैं. इसको समझ लेते हैं पहले एक्चुअल में ये है क्या. जैसे कि नाम खुद सजेस्ट कर रहा है, इंसर्शनल मतलब कुछ चीज इंसर्ट करके किसी चीज का इनएक्टिवेशन हो रहा है. मतलब एक्चुअल में इसमें होगा क्या कि हम एक पर्टिकुलर जीन के अंदर अपना डिजायर डीएनए फ्रैगमेंट को हम इंसर्ट करेंगे. ठीक है, ये हमारा लेट्स से डिजायर डीएनए फ्रैगमेंट है, इसको हम इंसर्ट कर देंगे तो ये जो ओरिजिनली जो ये जीन प्रेजेंट था ये इनएक्टिव हो जाएगा. ये सिंपल इसको हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं. आई विल रिपीट अगेन कि एक डीएनए एक पर्टिकुलर जीन के अंदर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर इंसर्ट कर रहे हैं तो वो जो जीन है वो इनएक्टिव हो जाएगा. दिस इज द बेसिस ऑफ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. इसको हम ब्लू वाइट स्क्रीनिंग भी कहते हैं. और एक्चुअली में ये क्यों करते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन? ताकि हम ये पहचान पाए कि जो हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो बन पाया या नहीं बना. सो इनिशियली क्या किया जाता था कि जो रिकॉम्बिनेंट्स है उनको नॉन रिकॉम्बिनेंट से पहचानने के डिफरेंशिएट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स में उसको प्लेस करते थे. आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालते थे और हम ये आइडेंटिफाई करते थे कि जीन ऑफ इंटरेस्ट सक्सेसफुल ट्रांसफर हो पाया या नहीं हो पाया. कैसे करते थे? उसको मीडियम में रखे, उसको एंटीबायोटिक मीडियम में रखे. तो इस वाले प्रोसेस का एक लिमिटेशन था कि ये बहुत ही कम्बरसम, बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस था. इसमें हमें बार बार एंटीबायोटिक्स को हैंडल करना पड़ता था. सो इसीलिए एक दूसरा नया तरीका निकाला गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. इसमें क्या किया जाता है इस पर्टिकुलर मेथड में एक्चुअली कि एक जो बीटा गैलेक्टोसिडेस नाम का जो एंजाइम है, बीटा लेट्स से ये वाला जो एंजाइम है इसका नाम बीटा गैलेक्टोसिडेस है, बीटा गैलेक्टोसिडेस. तो इस एंजाइम के बीच में हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करते हैं. तो ऑब्वियस सी बात है बीटा गैलेक्टोसिडेस एंजाइम को कट करके उसके बीच में अगर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल रहे हैं तो ये वाला जो एंजाइम है ये इनएक्टिव हो गया. अब ये बीटा गैलेक्टोसिडेस नहीं प्रोड्यूस करेगा. तो हम अगर वो बीटा गैलेक्टोसिडेस प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट उस पर इंसर्ट नहीं हो पाया. और अगर ये इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड में जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके बीच में अगर इस प्लाज्मिड के अंदर जो जीन है हमारा बीटा गैलेक्टोसिडेस, इसके बीच में अगर डीएनए हमारा इंसर्ट हो गया तो बीटा गैलेक्टोसिडेस एंजाइम नहीं बन पाएगा. ठीक है, तो इसको अब दोबारा से देखते हैं. एनसीईआरटी में क्या लिखा है? सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स due to inactivation of antibiotics is a cumbersome procedure because it requires simultaneous plating on two plates having different antibiotics. तो ये वाला जो प्रोसेस था ये cumbersome प्रोसेस था क्योंकि इसमें हमें एंटीबायोटिक्स को हैंडल करना पड़ता था. उनको अलग अलग एंटीबायोटिक मीडियम में रखना पड़ता था हमें, जो हमारे जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं उनको डिफरेंशिएट करने के लिए नॉन रिकॉम्बिनेंट से. देयरफॉर एक अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर को डेवलप किया गया जिससे कि रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को पहचानना आसान हुआ. किस तरह से? बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर. ठीक है, कलर के बेसिस पे. कलर कैसे प्रोड्यूस करेंगे? वो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में. क्रोमोजेनिक मतलब जो कलर दे, समथिंग विच गिव्स कलर इज कॉल्ड एज क्रोमोजेनिक. सो एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में कलर वो देते हैं या वो कलर नहीं देते हैं, इस बेसिस पे उसको पहचाना जाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में. तो इस टेक्निक की जगह ये वाली टेक्निक जो है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन वो यूज की जाती है. तो इस टेक्निक में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करते हैं कहाँ पे? बीटा गैलेक्टोसिडेस एंजाइम के बीच में. ये जो है ये एंजाइम जो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है, जो डीएनए का जो सीक्वेंस है, जो जीन है यहाँ पे, ये है बीटा गैलेक्टोसिडेस एंजाइम को बनाने वाला जीन. अब इसके बीच में ही हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करते हैं. सो दिस रिजल्ट्स इनटू इनएक्टिवेशन. इससे क्या होगा? जो हमारा बीटा गैलेक्टोसिडेस एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाएगा, वो नहीं बन पाएगा और इसीलिए हम इसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं.
ये देखिए, इससे इस डायग्राम से आप अच्छे से समझ पाएंगे कि ये एक प्लाज्मिड है, ठीक है, ये एक प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड के अंदर ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, रेड कलर से जो शो किया गया है, दिस इज आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, अब इसको हम बैक्टीरिया सेल के अंदर हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। और लेट्स से कि दूसरे वाले प्लाज्मिड के अंदर भी हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करना चाहा, लेकिन वो इंसर्ट नहीं हो पाया, और इस प्लाज्मिड को हमने बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया। अब इन दोनों को हमें पहचानना है, हमें ये पहचानना है कि रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को हम अलग अलग कैसे आइडेंटिफाई करें। तो वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की हेल्प से। किस तरह से? The presence of chromogenic substrate gives blue colored colonies if the plasmid in the bacteria does not have an insert. अगर इसके अंदर इंसर्ट नहीं होगा, इस बैक्टीरिया के अंदर फॉर एग्जांपल इंसर्ट नहीं प्रेजेंट है, इसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा प्रेजेंट नहीं है, सो इट इज गोइंग टू गिव द ब्लू कॉलोनीज। लेकिन वो बैक्टीरिया जिसके अंदर इंसर्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है, या हम कह रहे हैं इंसर्ट अगर प्रेजेंट है, तो वो प्रोड्यूस करेगा व्हाइट कलर की कॉलोनीज, जिससे कि हम अब कलर के बेसिस पे हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमें बैक्टीरिया तो नहीं दिखाई दे रहा है, हमें प्लाज्मिड भी नहीं दिखाई दे रहा है, हमें मीडियम के अंदर, हमें कल्चर प्लेट के अंदर हमें कॉलोनीज दिखाई दे रही है बैक्टीरिया की अलग अलग कलर से। सो व्हाइट कलर का जो जहां पे व्हाइट कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस हुई है, इसका मतलब उसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है, तो उनको हम आसानी से इस कल्चर से सेपरेट कर सकते हैं। और अगर हमें जो ब्लू कलर की कॉलोनीज हमें दिखाई दे रही है, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट नहीं हो पाया, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है और ये हमारे किसी काम की नहीं है। The presence of chromogenic substrate, it gives blue colored colonies। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि ब्लू कलर कब आता है। ब्लू कलर तब आता है जब प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट प्रेजेंट नहीं है, और अगर इंसर्ट अगर प्रेजेंट है तो presence of insert results into insertional inactivation of beta galactosidase gene and the colonies do not produce any color। तो अगर उसके अंदर इंसर्ट प्रेजेंट है, ठीक है, इस पर्टिकुलर बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाने वाले जीन के अंदर अगर इंसर्ट प्रेजेंट है, ये इंसर्ट है, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये अगर प्रेजेंट है, तो बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन अब बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को नहीं बना पाएगा, ये एंजाइम नहीं बनेगा और व्हाइट कलर की कॉलोनीज प्रेजेंट होंगी। सो बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन जो है उसको हमने इनएक्टिव कर दिया है और वो कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करती है। तो इस तरह से हम कलर के बेसिस पे रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि कौन कौन से वेक्टर्स को हम यूज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में क्लोनिंग के लिए। सो यू मे बी सरप्राइज्ड to know that we have learnt the lesson of transferring genes into plants and animals from bacteria and viruses, which have known this for ages, how to deliver genes to transform eukaryotic cell and force them to do what the bacteria or the virus wants। अब देखिए, इसका मतलब ये है हमें ये जो आर्ट है डिलीवरिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इनटू अदर सेल, ये कहां से हमें पता चली? वायरसेस से। वायरसेस को ये पहले से ही पता था। वायरस जब एक पर्टिकुलर सेल को जब एक वायरस इन्फेक्ट करता है, लेट्स से हम बैक्टीरियोफेज वायरस की ही हम अगर बात करें, तो बैक्टीरियोफेज जो है जब बैक्टीरिया को इंसर्ट करता है तो क्या करता है, वो अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसके अंदर ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि वायरसेस को तो ये ऑलरेडी पता था कि किस तरह से अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में हम इंसर्ट कर पाएंगे। सो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि हमने सीखा है, वी हैव लर्न्ड लेसन ऑफ ट्रांसफरिंग जीन्स। जीन्स को ट्रांसफर हमने कहा करना, प्लांट्स और एनिमल्स में जीन्स को ट्रांसफर करना हमने सीखा है बैक्टीरिया और वायरसेस से, जो कि इस काम को करते आ रहे हैं सिंस एजेस। किस तरह से हमें डिलीवर करने हैं जीन्स को यूकैरियोटिक सेल्स में। फॉर एग्जाम्पल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस,
ये एक पैथोजन होता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस जो है ये डाइकॉट प्लांट्स का एक पैथोजन होता है और ये अपना पीस ऑफ डीएनए जो है जिसको हम टी डीएनए कहते हैं, टी डीएनए को ये ट्रांसफर करता है नॉर्मल सेल्स के अंदर, प्लांट की नॉर्मल सेल्स के अंदर, और उसमें फिर ट्यूमर प्रोड्यूस हो जाता है, ट्यूमर सेल्स बन जाती हैं और वो ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करने लगती है ट्यूमर सेल जो कि पैथोजन को जिसकी जरूरत होती है, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस है, इट इज अ पैथोजन ऑफ अ डाइकॉट प्लांट्स which is able to deliver a piece of DNA known as tDNA to transform normal plant cells into tumor and these tumor cells to produce the and direct these tumor cells to produce the chemical required by the pathogen। मतलब एक जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस वो क्या करता है, अपना टीडीएनए को ट्रांसफर कर देता है। ये डाइकॉट प्लांट है, डाइकॉट प्लांट की सेल्स के अंदर ये डाइकॉट प्लांट की जो सेल्स है ये ट्यूमर फॉर्म करेंगी और ये ट्यूमर जो है ये एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करता है जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस की जिसको रिक्वायरमेंट होती है। एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर, अब ये एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर जो है जिसको हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस भी कहते हैं, ये कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है क्राउन गॉल डिजीज का। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। ये कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है क्राउन गॉल डिजीज का जिसकी वजह से ट्यूमर फॉर्म होते हैं डाइकॉट प्लांट्स में। उसी तरह से रिट्रोवायरसेस होते हैं एनिमल्स में। रिट्रोवायरस के अंदर भी ये एबिलिटी होती है कि वो नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर दें, नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट करने की एबिलिटी होती है रिट्रोवायरसेस के अंदर। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एक नॉर्मल सेल है, अब एक रिट्रोवायरस इस पर्टिकुलर सेल को इन्फेक्ट करेगा और अपना जो जेनेटिक मटेरियल, लेट्स से दिस इज द वायरस, ये अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा और अब ये जो नॉर्मल सेल है ये कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेसिकली इन दोनों तरीकों में हमने क्या देखा, इन दोनों चीजों में, एक तो एग्रोबैक्टीरियम के केस में हमने क्या देखा कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस ने अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किया और ये सेल अब उसके कहने पे ही काम कर रही है। ये जो सेल है ये इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आ गया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस का, अब ये इसके कहने पे ही काम कर रही है। मतलब ये दिस इज बेसिकली प्रोड्यूसिंग दोज केमिकल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर एग्रोबैक्टीरियम। यहाँ जो वायरस है, दूसरा केस हमने देखा एनिमल्स के केस में जो रिट्रोवायरस होता है, रिट्रोवायरस इट इज इंसर्टिंग इटसेल्फ, ये अपना जो जीनोम है उसको इंसर्ट कर रहा है नॉर्मल सेल के अंदर, नॉर्मल सेल अब कैंसरस सेल बन रही है। तो बेसिकली रिट्रोवायरस और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस ये दोनों एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, नॉर्मल सेल्स को ये ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, नॉर्मल सेल्स को ये दोनों ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और इसी एबिलिटी की वजह से इन दोनों को हम यूज कर सकते हैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल सेल्स में इंसर्ट करने के लिए। A better understanding of the art of delivering genes by pathogens in the eukaryotic host has generated knowledge to transform these tools of pathogens into useful vectors for delivering genes of interest to humans। तो अगर इन जीन्स को हम इन पैथोजन के जीन्स को अगर हम अच्छे से अगर स्टडी करें, हम देखें कि ये किस तरह से डिलीवर करते हैं अपने जीनोम को पैथोजन के अंदर, तो हम इनको वेक्टर्स की तरह भी यूज कर पाएंगे ताकि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में या ह्यूमन बींग्स में हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर कर पाए। वही वाला पॉइंट है जो मैंने एंड में बताया कि इन पैथोजेंस को हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस होता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का नाम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस है। इसके अंदर जो प्लाज्मिड होता है उसको हम टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। इसको मॉडिफाई किया जा चुका है अब और इसको मॉडिफाई करके इसको क्लोनिंग वेक्टर के रूप में इसको यूज किया जाता है, इसको क्लोनिंग वेक्टर की तरह इसको यूज किया जाता है और ये अब पैथोजेनिक नहीं है, लेकिन ये इसके अंदर एबिलिटी है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को ये डिलीवर कर सके नॉर्मल सेल्स के अंदर, नॉर्मल प्लांट सेल्स के अंदर, लेकिन ये पैथोजेनिक नहीं है। ये अब क्राउन गॉल डिजीज नहीं कॉज करेगा, ट्यूमर नहीं कॉज करेगा। ओके, सो द ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड of agrobacterium tumefaciens has now been modified
इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर, इसको हमने क्लोनिंग वेक्टर में मॉडिफाई कर दिया, विच इज नो मोर पैथोजेनिक टू प्लांट्स। अब ये प्लांट्स के लिए पैथोजेनिक नहीं रहा, बट इट इज स्टिल एबल टू यूज द मैकेनिज्म, लेकिन अब भी इसके अंदर वो मैकेनिज्म प्रेजेंट है जिसकी वजह से हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को डिलीवर कर सकते हैं इन अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स। उसी तरह से रिट्रोवायरसेस जो है दे हैव बीन डिसआर्म्ड। दे हैव बीन डिसआर्म्ड का मतलब है कि उनकी जो डिजीज कॉज करने वाली जो एबिलिटी है उसको हमने खत्म कर दिया। डिजीज कॉज करने वाली या किसी कोई डिसऑर्डर कॉज करने वाली या कोई कैंसर कॉज करने वाली जो एबिलिटी है उसको हमने खत्म कर दिया। अब उस प्रॉपर्टी को खत्म करने के बाद अब इन रिट्रोवायरसेस को हम यूज कर सकते हैं अपने डिजायरेबल जीन को इंसर्ट करने के लिए, किसमें? एनिमल सेल्स में। अब आपको ये याद रखना है कि एनिमल सेल्स में अगर हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना ट्रांसफर करना है तो रिट्रोवायरसेस यूज होते हैं उसमें, वो वाले रिट्रोवायरस जिसको हमने डिसआर्म कर दिया है, जिसके अंदर से हमने डिजीज कॉज करने वाली एबिलिटी को खत्म कर दिया है। लेकिन प्लांट्स के अंदर हम क्या यूज करते हैं? हम टीआई प्लाज्मिड यूज करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस का। So once a gene or a DNA fragment has been ligated into the suitable vector, it is transferred into bacteria, plant or animal host where it multiplies. Very simple कि अगर जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम लाइगेट कर लें रिट्रोवायरस में या एग्रोबैक्टीरियाई प्लाज्मिड के अंदर, तो ये हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको हम ट्रांसफर कर पाएंगे नॉर्मल सेल्स के अंदर, चाहे वो बैक्टीरिया की या प्लांट की या एनिमल की सेल हो, और वो फिर अपने आप को वो जीन ऑफ इंटरेस्ट अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाएगा। अब बात करते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है बैक्टीरिया सेल में, ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमें करना है तो एक्चुअल में जो होस्ट सेल है उसको हम कैसे कॉम्पिटेंट बनाएंगे? होस्ट सेल को के अंदर होस्ट सेल के अंदर ये एबिलिटी कैसे आएगी कि वो बाहर के डीएनए को एक्सेप्ट कर सके, या हम कह सकते हैं बाहर के डीएनए उसके अंदर इंसर्ट हो जाए। तो इसके लिए 4-5 पॉइंट्स है। मैं आपको पहले पॉइंट्स दिखा देती हूँ कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है कैल्शियम आयन से ट्रीटमेंट, दूसरा मेथड है हीट शॉक मेथड, तीसरा है माइक्रो इंजेक्शन, चौथा है डिसआर्म्ड, चौथा है बायोलिस्टिक्स और जीन गन, और पांचवा मेथड है डिसआर्म्ड पैथोजन। सो वन बाय वन हम इन पांचों मेथड्स को एक बार फिर से हम देखते हैं क्या है ये एक्चुअल में, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है ये वाला टॉपिक। कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब देखिए डीएनए जो है वो एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है और ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं कर पाता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है, उसके थ्रू हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल पास नहीं कर पाएगा। तो उस डीएनए को, फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। In order to force bacteria to take up the plasmid, the bacterial cell must first be made competent to take up the DNA. इसका मतलब कि अगर एक बैक्टीरिया की सेल है और उस बैक्टीरिया, हम ये चाह रहे हैं कि एक प्लाज्मिड है, वो प्लाज्मिड इंसर्ट हो जाए इस बैक्टीरिया की सेल के अंदर, तो सबसे पहले हमें इस सेल को हमें कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। इस सेल को हमें कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा ताकि ये इसके अंदर, ये जो प्लाज्मिड है इसके अंदर इंसर्ट हो पाए। तो सबसे पहला जो तरीका है इसको हम कहते हैं ट्रीटमेंट विद कैल्शियम आयन। जो कैल्शियम है वो डाइवेलेंट कैटायन होता है Ca++। सो सबसे पहले ट्रीट किया जाता है डाइवेलेंट कैटायंस को। इस सेल को हम, इस बैक्टीरियल सेल को हम ट्रीट करते हैं डाइवेलेंट कैटायन से, जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है डीएनए को टेकअप करने के लिए। इसको एक डायग्राम की हेल्प से आप समझिए। सिर्फ जो पॉइंट मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ सिर्फ उसी पॉइंट को समझिए कि ये एक डीएनए है, फॉरेन डीएनए, और ये एक बैक्टीरियल सेल है। इस बैक्टीरियल सेल को हमें, इस बैक्टीरियल सेल में हमें इस डीएनए को इंसर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम आयंस के साथ इस बैक्टीरियल सेल का हम ट्रीटमेंट करेंगे, कैल्शियम आयन ट्रीटमेंट देंगे। तो कैल्शियम आयन ट्रीटमेंट की वजह से इसमें पोर्स बन जाएंगे। इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, नेगेटिवली चार्ज्ड मेम्ब्रेन जो है, इसके अंदर पोर्स बन जाएंगे और कैल्शियम आयन जो कि Ca++ डाइवेलेंट कैटायन है
वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा और यहाँ पे पोर्स बन जाएंगे। अब जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इजीली यहाँ ट्रांसफर हो पाएगा इस पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल के अंदर। दिस इज द फर्स्ट मेथड एंड इट इज कॉल्ड एज ट्रीटमेंट विद डाइवेलेंट कैटायन सच एज कैल्शियम। ठीक है, सो इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी विद विच डीएनए एंटर कर पाएगा बैक्टीरिया के अंदर थ्रू द पोर्स इन द वॉल, सेल के वॉल के अंदर जो पोर्स बने हैं उसके थ्रू। नेक्स्ट मेथड है हीट शॉक मेथड। हीट शॉक मेथड में एक्चुअल में क्या होता है, recombinant DNA can then be forced into such cells by incubating the cells with recombinant DNA on ice। अब क्या होता है कि जो DNA प्लस जो बैक्टीरियल सेल है उसको हम आइस पे रखते हैं। आइस पे रखने के बाद पहले तो आइस पे रखा, आइस पे रखने के बाद उसको 42 डिग्री सेंटीग्रेड इतने हाई टेम्परेचर पे रखते हैं, जिसकी वजह से फिर उसको वापस फिर से आइस पे रखते हैं और इसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को अपने अंदर इंसर्ट कर लेता है। सो इसको एक डायग्राम की हेल्प से भी समझिए। ये आप ये वाला डायग्राम देखिए, ये एक बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल को इंक्यूबेट किया, ठीक है, ये हमारा जो है ये प्लाज्मिड है, हमारे प्लाज्मिड, इसे हीट शॉक दिया। हीट शॉक मतलब इसको पहले हमने आइस में रखा, फिर 42 डिग्री पहले आइस, फिर 42 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर, फिर दोबारा से आइस पे हमने रखा, तो ये जो प्लाज्मिड है ये इस बैक्टीरियल सेल के अंदर ये इंसर्ट हो जाते हैं। इसको हम केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं इस मेथड को। एक मेथड और है जिसको हम इलेक्ट्रोपोरेशन कहते हैं, वो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है तो इसलिए उसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे। उसमें ना इलेक्ट्रिक शॉक देके ट्रांसफर किया जाता है प्लाज्मिड को। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम फोर्स कर सकते हैं बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करने के लिए। किस तरह से, पहले आइस पे रखेंगे, फिर 42 डिग्री पे, फिर दोबारा से आइस पे, और इस मेथड को हम कहते हैं हीट शॉक, और इससे जो है बैक्टीरिया सेल को अपने अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले पाएगा। अब देखते हैं थर्ड मेथड को हम कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन में क्या होता है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसे डायरेक्टली इंजेक्ट किए जाते हैं बहुत बारीक इंजेक्शन से, और उसको हम इंसर्ट करते हैं न्यूक्लियस में, एनिमल सेल के न्यूक्लियस में। इसका डायग्राम मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए होस्ट सेल का ये न्यूक्लियस है और ये माइक्रो इंजेक्शन है। माइक्रो इंजेक्शन जो है इसमें फॉरेन डीएनए प्रेजेंट है, यहाँ पे फॉरेन डीएनए प्रेजेंट है, और इस सेल के अंदर लेट्स से बैक्टीरियल सेल है, एनिमल सेल है, लेट्स से दिस इज एन एनिमल सेल, और डायरेक्टली माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से न्यूक्लियस के अंदर हम ट्रांसफर कर रहे हैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब देखते हैं फोर्थ मेथड इज कॉल्ड एज बायोलिस्टिक्स ऑफ जीन गन। इसमें क्या करते हैं, ये प्लांट्स में यूज किया जाता है। आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा मेथड प्लांट्स के लिए है, कौन सा मेथड एनिमल्स के लिए। जैसे कि माइक्रो इंजेक्शन किसके लिए था, ये एनिमल्स के लिए था। बैक्टीरिया के लिए कौन सा मेथड था, हीट शॉक मेथड। और जो बायोलिस्टिक्स जीन गन है ये प्लांट्स के लिए है ये मेथड। सो इट इज अनदर मेथड, ये सूटेबल है प्लांट्स के लिए। इसमें क्या किया जाता है, सेल्स आर बम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए इन अ मेथड नोन एज बायोलिस्टिक्स और जीन गन। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम पार्टिकल्स लेते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स लेते हैं गोल्ड के और टंगस्टन के, उसके ऊपर अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको कोट कर देते हैं, और इसको हम कहते हैं जीन गन। और इस जीन गन की हेल्प से हम जो हमारी जो प्लांट सेल है उस प्लांट सेल के अंदर हम अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरह से आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो फोर्थ मेथड हमने देखा बायोलिस्टिक्स और जीन गन, जो कि प्लांट्स में यूज करते हैं इस मेथड को, जिसमें हम बहुत छोटे पार्टिकल्स लेते हैं गोल्ड और टंगस्टन के, माइक्रो पार्टिकल्स लेते हैं, कोट करते हैं डीएनए से, और उसको फिर जीन गन की हेल्प से हम इंसर्ट कर देते हैं प्लांट सेल में। पांचवा मेथड देखते हैं, फिफ्थ मेथड इज डिसआर्म्ड पैथोजन। डिसआर्म्ड पैथोजन, इस पर्टिकुलर टेक्निक में क्या किया जाता है कि जो पैथोजेंस है, और जो लास्ट मेथड है उसमें हम डिसआर्म्ड पैथोजन यूज करते हैं। डिसआर्म्ड पैथोजन, लास्ट मेथड में डिसआर्म्ड पैथोजन को हम यूज करते हैं, मतलब वो पैथोजन जिसकी हमने डिजीज कॉज करने वाली एबिलिटी को हमने खत्म कर दिया, ऐसे वेक्टर्स को हम यूज करते हैं। और ये जो वेक्टर्स है, इन वेक्टर्स को हम यूज करते हैं
रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज अ वायरस, और इस वायरस की जो डिजीज कॉजिंग एबिलिटी है इसको हमने खत्म कर दिया, लेकिन अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट हम इसकी हेल्प से हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सेल में। सो दिस इज द डिसआर्म्ड पैथोजन। इसको एक बार डायग्राम की हेल्प से भी समझ लेते हैं। ये एक आपको डिसआर्म्ड पैथोजन का एक डायग्राम आपको दिखाया गया है। ये प्लाज्मिड है जिसके अंदर एबिलिटी है डिजीज कॉज करने वाली, लेकिन इसमें से हमने जो डिजीज कॉज करने वाली जो एबिलिटी है उसको हमने खत्म कर दिया है यहाँ से। ठीक है, ये वाली जो रीजन है, ये इस वाली रीजन को हमने हटा दिया है ताकि डिजीज कॉज करने वाली एबिलिटी इसकी खत्म हो जाए। तो इसको हम कहते हैं डिसआर्म्ड पैथोजन। तो ये 5 तरीके हैं जो हमने पढ़े हैं एक पर्टिकुलर सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए। कौन कौन से 5 तरीके होते हैं, राइट। सो इन द नेक्स्ट वीडियो we will be covering up the processes of the recombinant DNA technology. Thank you.